डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, छोटा सा प्यारा सा मजेदार सा चैप्टर। इस चैप्टर में बेसिकली आपको डेवलपमेंट की डेफिनेशन समझाई गई है कि विकास का मतलब क्या। अच्छा, विकास दुबे वाले नहीं। ठीक है, समझ गया। यहां जैसे आप देखोगे तो चैप्टर में आपको भी बताया गया कि डेवलपमेंट क्या है। इनकम के अलावा भी डेवलपमेंट हो सकता है। नेशंस के लिए डेवलपमेंट अलग होंगे तो कंट्रीज को कंपेयर कैसे करोगे। कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए जैसे आप अलग अलग एट्रिब्यूट्स यूज कर सकते हो, उसमें क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। कंट्रीज को कंपेयर करने के बाद अगर आप इनकम के अलावा दूसरा एट्रिब्यूट देखोगे तो वो हेल्थ और एजुकेशन है। और इस पूरे डेवलपमेंटल प्रोसेस में जिस तरह से हम विकास को देख रहे हैं तो वो विकास के चलते ऐसा ना हो जाए कि हम एनवायरनमेंट को अनदेखा कर दें। तो यही चैप्टर की रूपरेखा है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज विकास सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। डेवलपमेंट चैप्टर शुरू होता है इस कहानी से कि विकास का मतलब हर एक व्यक्ति के अलग अलग है। तो जैसे हम देखेंगे गांव में रह रहे एक लड़के के लिए और शहर में रह रहे एक लड़के के लिए, दोनों के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग है। तो व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल, अलग अलग लोग अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंट की डेफिनेशन दोनों अलग अलग होती है। अब लेकिन यहां पे क्या देखने को मिलता है कि जो किसी एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट हो सकता है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन हो सकता है। एग्जांपल कैसे देना है और यही चीज पे क्वेश्चन भी बनता है बार बार। तो आपको यह चीज ध्यान रखना है कि व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अनदर। ठीक है, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे बी डिस्ट्रक्शन फॉर अनदर। एग्जांपल क्लासिकल है डैम वाला कि डैम का जब कंस्ट्रक्शन होता है तो उस डैम के कंस्ट्रक्शन से क्या हो जाएगा, मजे मजे हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग शहर में चले गए, वो ये सोचते होंगे कि उन्हें बिजली मिल जाएगी, गांव में रह रहे लोगों को सकता है पानी मिल जाएगा, खेती हो जाएगी। लेकिन वहीं पे आप देखोगे ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो डैम को कभी भी डेवलपमेंट की तरह नहीं देखेगी। वो इस तरह से देखेगी कि डैम से उनका डिस्ट्रक्शन हो गया क्योंकि उन्हें वहां से विस्थापित होना पड़ रहा है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है विद इंपॉर्टेंट एग्जांपल। आगे देखें तो गोल्स अदर देन इनकम। अब डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ पैसा कमा लेना नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक ऑफर दिया कि आपको बहुत पैसा मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा, पैसा ही पैसा होगा, लेकिन आपको उसके लिए अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ना होगा, कभी किसी से मिलने देंगे वापस। तो हो सकता है कि आप उस चीज में झिझक जाओ और पीछे हट जाओ क्योंकि सिर्फ पैसा मायने नहीं रखता। तो देयर आर गोल्स अदर देन इनकम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, सेफ एनवायरनमेंट, डिस्टेंस फ्रॉम होम। इसीलिए लोग वर्क फ्रॉम होम में परेशान हो जा रहे हैं। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स भी आप देखते हो किसी जॉब को डिसाइड करने से पहले। तो इन शॉर्ट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट। लोग मिक्स ऑफ गोल को देखते हैं। अब ये तो जब हमने इतना समझा कि इंडिविजुअल्स की डेवलपमेंटल गोल की डेफिनेशन अलग अलग होती है, वो सिर्फ इनकम को नहीं देखते, इनकम के अलावा भी दूसरे एस्पेक्ट्स को देखते हैं। तो उन इंडिविजुअल से ही मिलके 1 2 3 4 हम सब मिलके ही तो देश बनाते हैं। तो हमारे देश का डेवलपमेंट क्या होगा, नेशनल डेवलपमेंट क्या होगा, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन होता है। व्हाई? बिकॉज़ डेवलपमेंट फॉर इंडिविजुअल्स वेरी, तो वो सारे इंडिविजुअल्स देश के लिए एक डेवलपमेंट कैसे सोच सकते हैं। तब हमें समझ में आता है कि जो मैक्सिमम गुड फॉर मैक्सिमम पीपल होगा वो नेशनल डेवलपमेंटल गोल को डिफाइन करता है। अब वैसे अगर आप देखोगे तो हर नेशन भी अलग अलग बातें बोल सकता है। भूटान बोलता है कि लोग खुश रहें, वो हमारा डेवलपमेंट है। इंडिया बोलता है कि हमें चांद तक जाना है, वो हमारा डेवलपमेंट है। पाकिस्तान बोलता है कि हमें तारों के नीचे से घुस के बस इंडिया तक पहुंच जाए, वो हमारा डेवलपमेंट हो गया। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंटल गोल इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। आपको एक कॉमन एट्रिब्यूट नहीं ले सकते हो। क्लास में क्विज करवाना है तो आप अलग लोगों को छाटोगे, अब कबड्डी का मैच करवाना है तो आप अलग लोगों को छाटोगे। तो वैसे ही क्राइटेरिया के हिसाब से डेवलपमेंट और डेवलपमेंट की अंडरस्टैंडिंग वेरी कर सकती है। इसी के लिए हमें कुछ तो कॉमन एट्रिब्यूट चाहिए रहेंगे। तो कुछ कॉमन एट्रिब्यूट्स के इस्तेमाल करके आप कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हो और उन कुछ कॉमन एट्रिब्यूट्स में इनकम, क्योंकि हर कंट्री में पैसा तो जनरेट होता ही है। तो कंट्री की इनकम कैसे निकाली जाएगी? क्या आपने कभी देखा कि कंट्री एक व्यक्ति है टिफिन लेके काम पे जा रहा है और वहां से पैसा कमा रहा है? नहीं, तो कंट्री की कोई इनकम नहीं होती है। सारे इंडिविजुअल्स जो कंट्री में रह रहे होते हैं, तो सारे इंडिविजुअल्स की इनकम को ऐड कर दो तो आपको कंट्री की इनकम यानी कि टोटल इनकम यानी कि नेशनल इनकम मिल जाएगी। लेकिन एक समस्या है, स्विट्जरलैंड जैसा एक छोटा सा देश जिसमें जनसंख्या ही मुट्ठी भर है और इंडिया जैसा एक बड़ा सा देश जिसमें इतनी जनसंख्या है कि हमारे स्विट्जरलैंड को तो ऐसे ही हर दिन पैदा कर देते होंगे। पॉइंट ये आ रहा है कि अब पॉपुलेशन वाला फैक्टर जो है तो टोटल इनकम जो दिखाओगे उसमें चेंजेस ला सकता है। तो इसीलिए आप टोटल इनकम की जगह एवरेज इनकम देखते हैं। एवरेज इनकम को ही पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। पर कैपिटा इनकम यानी कि टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो किसी की कम या ज्यादा पॉपुलेशन है तो उस फैक्टर को यहां पे न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। तो एवरेज इनकम को पर कैपिटा इनकम कहा जाता है। पर कैपिटा इनकम से ही कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाली जाती है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सारी कंट्रीज की एवरेज इनकम यानी कि पर कैपिटा इनकम निकाली जाती है और उस बेसिस पर देखा जाता है कि कौन सी कंट्री कितना कमा रही है और उस हिसाब से आइदर कंट्रीज कम्स इन द कैटेगरी ऑफ रिच कंट्रीज और पुअर कंट्रीज। तो ये एक कंपैरिजन का तरीका है। यहां पे आपको अलर्ट होना पड़ेगा कि एवरेज इनकम इज गुड फॉर कंपैरिजन। यहां आप देख सकते हो कि पर कैपिटा इनकम यूएसए का इतना है, इंडिया का इतना है। लेकिन एवरेज इनकम की एक लिमिटेशन है, वो ये है कि एवरेज इनकम डिस्पैरिटी नहीं शो करती है। हो सकता है कि एवरेज इनकम में आपको बता दिया कि 10,000 रुपए सब कमा रहे हैं, लेकिन रियलिटी हो सकती है कि सिर्फ कुछ ही लोग जो हैं वो 10,000 कमा रहे हैं, बाकी बहुत सारे लोग 1,000 रुपए कमा रहे हैं और कुछ लोग जो है 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। जब एवरेज आउट करेंगे तो सबको 10,000 मिल जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि एवरेज सबको एक जैसा दिखाता है। कंट्री के अंदर जो डिस्पैरिटी है वो एवरेज इनकम कभी भी शो नहीं करता है। तो भाई साहब एक चीज तो क्लियर है कि इनकम डिस्पैरिटीज को हाइड करता है और दूसरे क्राइटेरिया की तो बात ही नहीं करता है, क्योंकि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इनकम नहीं है। एग्जांपल के तौर पे आपकी बुक में आपको 3 स्टेट्स का कंपैरिजन दिया गया है, पंजाब, बिहार और केरला। अब जैसे यहां आप देखोगे तो पंजाब की इनकम तीनों स्टेट्स में सबसे ज्यादा है, लेकिन दूसरे इंडिकेटर्स अगर देखा जाए जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में ये बताया जाता है कि आउट ऑफ द 1000 लाइव चिल्ड्रन बोर्न इन अ पर्टिकुलर ईयर, 1000 बच्चों का जन्म हुआ तो कितने बच्चों की डेथ हो जाती है और वो क्यों हो रही है? अगर ज्यादा बच्चों की डेथ हो रही है तो मतलब वहां पे हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं है। तो माना कि पंजाब में इनकम केरला से ज्यादा है, लेकिन केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है, व्हिच इज अ गुड साइन। सिमिलरली लिटरेसी रेट पंजाब का कम है, केरला का ज्यादा है। अब पैसे ही ज्यादा क्या है तो पैसे का चार्ट डालोगे आप। तो ये जो दूसरे क्राइटेरिया है ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ओवरऑल अगर बात की जाए कि कौन डेवलप्ड है तो ये देखने को मिलता है कि केरला ज्यादा डेवलप्ड है। फाइन, इसी तरह से देयर आर क्राइटेरियाज अदर देन इनकम जिनको इंपॉर्टेंस दी जाती है और कंपैरिजन में इन्हें भी कंसीडर किया जाना चाहिए। और ये वो क्राइटेरिया जो पब्लिक फैसिलिटीज से बेहतर बन सकते हैं। पब्लिक फैसिलिटीज क्या? तो कुछ ऐसी फैसिलिटीज होती है जो हम एक साथ मिलकर एंजॉय करते हैं, जो गवर्नमेंट मोस्ट ऑफ द केसेस में कलेक्टिवली हमें प्रोवाइड करती है। क्यों? क्योंकि मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज यू नीड टू लिव वेल। जैसे कि कोरोना जब आया तो आपको देखने को मिला कि कितना ही पैसा हो, लेकिन सिर्फ पैसे से आप अपने आप को बीमारियों से नहीं बचा सकते थे। तो कुछ ऐसी चीजें होती है जैसे सेफ एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, हेल्थ, एजुकेशन जो कलेक्टिवली बेहतर एंजॉय की जा सकती है। अगर केरला का हेल्थ स्टेटस अच्छा है तो वहां की हेल्थ फैसिलिटी जो कि पब्लिक फैसिलिटी है उसने कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट रोल किया है। वहां का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसने लोगों को खाना दिया है जिससे बच्चा और बच्चा दोनों की सेहत तंदुरुस्त रही है। तो ये सारे केसेस को देखते हुए ये समझ में आता है कि क्राइटेरिया अदर देन इनकम आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट और कंपैरिजन में इनका भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसी चीज को ध्यान रखते हुए यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाई जाती है और इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में क्या किया जाता है, कंट्रीज को इनकम के साथ-साथ दूसरे भी क्राइटेरिया जैसे कि हेल्थ और एजुकेशन के बेसिस पे कंपेयर किया जाता है। कंपैरिजन के बाद में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मिलता है और उस इंडेक्स के हिसाब से देखा जाता है कि कौन सा कंट्री ओवरऑल तरीके से डेवलप हुआ है। आपको होमवर्क क्वेश्चन देता हूं कि आपको बताना है कि इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा रैंक है। अब आप जैसे हमारे आजू-बाजू देखोगे उस चार्ट में आपको पता चलता है कि कुछ कंट्रीज पर कैपिटा इनकम में इंडिया से कम होंगे, लेकिन दूसरे इंडिकेटर्स में इंडिया से आगे हैं जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और लिटरेसी रेट। तो ओवरऑल डेवलपमेंट इन एस्पेक्ट्स को भी कवर करना चाहिए। विकास 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 डेवलपमेंट की हमने बहुत बात करी, लेकिन हमें यह समझना होगा कि डेवलपमेंट कितना सस्टेनेबल है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट मतलब कि आज जिस तरह से हम विकास कर रहे हैं ना उस विकास के तहत क्या हो सकता है कि आगे जाके रिसोर्सेज ही खत्म हो जाए, जैसे ग्राउंड वाटर टेबल, क्रूड ऑयल रिजर्व्स की बात की जाए। तो इसलिए हमें डेवलपमेंट उस तरह से करना हो कि वो सस्टेनेबल है, आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बचे रहें। इस सेंस में सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। अभी के साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर। चैप्टर हमारे पास में सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। आइए देखते हैं मजा आएगा। रूपरेखा अगर मैं आपको चैप्टर की बताऊं तो देखो अलग-अलग सेक्टर्स होते हैं अलग-अलग बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन अगर आप देखोगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर, तीनों सेक्टर में कंपैरिजन क्यों
टर्शरी सेक्टर ग्रो कर रहा है, ये सारी चीजें आपको चैप्टर में जानने को मिलती है। ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में बताया गया चैप्टर में, कैसे वर्कर्स को बचाया जा सकता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, बात तो सही है, ये बताया गया है। एंड एट लास्ट कि ओनरशिप के हिसाब से पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर होता है, क्यों पब्लिक सेक्टर का होना जरूरी है, ये सारी चीजें चैप्टर में बताई गई है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर शुरू होता है हमारा तीनों सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन को एक्सप्लेन करते हुए। प्राइमरी सेक्टर पहला सेक्टर, इसे एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि ये एक बेस प्रोवाइड करता है। नेचुरल प्रोडक्ट्स जहां पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, जहां पे डील किया जा रहा है नेचुरल प्रोडक्ट्स में, वो प्राइमरी सेक्टर, और वो बेस बनता है, इसलिए प्राइमरी भी कहते हैं। प्राइमरी है प्रोडक्शन प्रोसेस का। सेकेंडरी सेक्टर यानी कि वो सेक्टर जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रॉ मटेरियल लेता है, उन्हें प्रोसेस करता है और एक नई चीज बना देता है, इसीलिए उसे इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है। तीसरा सेक्टर होता है टर्शरी सेक्टर या फिर जिसे सर्विस सेक्टर कहा जाता है, जहां पे कुछ नेसेसरली प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता है, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी को जो सेक्टर सपोर्ट कर रहा होता है। एक एग्जांपल देखते हैं, तीनों कैसे इंटरडिपेंडेंट है। जैसे मान लो केचप बनाना है, तो प्राइमरी सेक्टर से टमाटर मिलेगा, सेकेंडरी सेक्टर से टमाटर से केचप बनेगा, और वो टमाटर को यहां से यहां तक ले जाने के लिए ट्रक लगेगा, तो जैसे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सारी चीजें जो सर्विस में आती है वो सर्विस सेक्टर का पार्ट होती है। अब अगर तीनों सेक्टर्स को कंपेयर किया जाए तो सबसे पहली चीज तो ये कि कौन सा सेक्टर कितना प्रोड्यूस कर रहा है, ये कैसे पता लगाओगे? तो हम वैल्यू से पता लगाते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में कितने रुपए का प्रोडक्शन हुआ, सेकेंडरी में कितने का हुआ, टर्शरी में कितने का हुआ। और जब ये वैल्यू निकाल रहे होते हैं ना, तो इसमें फाइनल गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्या होता है फाइनल गुड्स और क्या होता है इंटरमीडिएट गुड्स? जैसे बिस्किट बनाना है, तो उस बिस्किट को हम फाइनल प्रोडक्ट की तरह देखेंगे, लेकिन उसमें आटा, शक्कर, तेल, ये सारी चीजें जो बनाने में रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल हो रही है, उन्हें हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कहते हैं। फाइनल गुड्स के प्रोडक्ट की वैल्यू में इंटरमीडिएट की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। इसीलिए हम जीडीपी कैलकुलेट करते समय, जीडीपी क्या होता है? जितना भी प्राइमरी सेक्टर में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू हुआ, सेकेंडरी सेक्टर में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू हुआ, टर्शरी सेक्टर में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू हुआ। जब तीनों सेक्टर्स के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को ऐड कर देते हैं तो आपको जीडीपी मिलता है। तो जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही इंक्लूड करते हैं। ये पूरा काम सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा कैरी आउट किया जाता है। अब अगर देखा जाए तो इन तीनों सेक्टर्स में हिस्टोरिकल शिफ्ट देखने को मिलता है। प्राइमरी हर इकोनॉमी प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट होती है। फिर जैसे एक्सेस प्रोडक्शन होता है तो लोग एक्सेस प्रोडक्शन होने के बाद में जब फ्री रहते हैं तो वो सेकेंडरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होती है, वैल्यू एडिशन स्टार्ट होता है, और डेवलप्ड कंट्रीज में आके टर्शरी सेक्टर डोमिनेट करता है। अब अगर बात की जाए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर इन इंडिया, तो इंडिया में किस तरह से कौन से सेक्टर ने परफॉर्म किया? तो देखो जीडीपी हमारी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ी है, तीनों ही सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन जितनी ग्रोथ टर्शरी सेक्टर में देखने को मिली है उतनी ग्रोथ कहीं नहीं देखने को मिली है। कारण क्या है? टर्शरी सेक्टर आई एम कॉम्प्लेन बॉय नहीं है जो इतनी तेजी से बढ़ा है। टर्शरी सेक्टर में कुछ फैक्टर्स ने काम किया है, जैसे सर्विस सेक्टर होता है टर्शरी सेक्टर, बेसिक सर्विसेज, हेल्थ, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी रिस्पांसिबिलिटी सरकार की होती है। सरकार ये सर्विसेज प्रोवाइड करेगी ही, इसलिए टर्शरी सेक्टर का ग्रो होना तय था, पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, जैसे जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करेगा ना, वैसे वैसे टर्शरी सेक्टर ग्रो करना ही है, क्योंकि टर्शरी सेक्टर दोनों सेक्टर्स की ग्रोथ में मदद करता है। तीसरा पॉइंट, लोगों का जैसे इनकम लेवल बढ़ा है तो लोगों ने ज्यादा से ज्यादा सर्विस अफोर्ड करना चालू कर दी। फॉर एग्जांपल पहले घर का काम लोग खुद करते थे, अब पैसा हो गया तो मेड लगवाना शुरू कर दिया, जिम की प्राइवेट मेंबरशिप लेना शुरू कर दी, तो सर्विसेज अफोर्ड करने लगे लोग। और चौथा कारण यह है कि बहुत सारी नई सर्विसेज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इमर्ज हुई है, जैसे इंटरनेट। आज से 50 साल पहले इंटरनेट जैसा कुछ नहीं था और आज इंटरनेट के अलावा कुछ नहीं है, तो इस सेंस में बहुत सारी सर्विसेज ऐसी आई है जिसके कारण टर्शरी सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन एक चीज समझना होगी कि हर सर्विस सेक्टर एक जैसा ग्रो नहीं करता है। जो स्किल्ड और एजुकेटेड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो तो खूब पैसा छाप रहे हैं, लेकिन जहां पे आप देखेंगे स्मॉल रिपेयर पर्संस, प्लंबर्स और ट्रांसपोर्ट पर्सन जो है वो उतना ग्रो नहीं कर रहे हैं। खैर कहानी आगे बढ़ती है, चैप्टर में आपको दो कंपैरिजन दिखाया जाता है। इन दोनों ग्राफ्स को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जीडीपी में तो सर्विस सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, लेकिन देयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, तो आज भी लोग जो है बहुत सारे लोग प्राइमरी सेक्टर में ही एम्प्लॉयड है। क्यों? मन नहीं कर रहा है खेती छोड़ने का। तो कारण ये है कि आपको समझना होगा सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर ग्रो तो बहुत कर रहा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करी है, और प्राइमरी सेक्टर जो है वो ग्रोथ नहीं कर रहा है जीडीपी के टर्म्स में, पर उसमें आज भी लोग एम्प्लॉयड इसलिए क्योंकि लोग अंडर एम्प्लॉयड है। अंडर एम्प्लॉयड होने का मतलब ये है कि पीपल आर वर्किंग बट दे आर नॉट वर्किंग अप टू देयर फुल पोटेंशियल, यानी कि अगर वहां से आप कुछ लोगों को हटा भी लोगे तो प्रोडक्शन पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन वो लोग जुड़े हुए हैं उसमें। क्यों? क्योंकि करने को काम कर रहे हैं लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम नहीं है। तो सवाल ये आता है कि मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट किया जाए, ये अंडर एम्प्लॉयमेंट को कैसे खत्म किया जाए। तो कुछ एग्जांपल्स बुक में भी है, और सीधा एग्जांपल्स का मैं आपको क्रक्स बताऊं तो इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करो तो जो लोग अंडर एम्प्लॉयड उन्हें काम मिल जाएगा। आप लोन अवेलेबल करवाओ, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करो, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग चालू करवाओ, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर मान लो अंडर एम्प्लॉयमेंट है तो दाल प्रोड्यूस कर ली तो दाल मिल्स एस्टैब्लिश की जाए, जैसे टमाटर उगाया जाए तो टमाटो केचप की फैक्ट्रीज लगाई जाए। इसके अलावा कुछ नए एरियाज हैं जिनको एक्सप्लोर करके एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल हेल्थ सेक्टर में बहुत सारी जॉब्स जनरेट हो सकती है। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 20 लाख जॉब्स एजुकेशन सेक्टर में ही जनरेट हो सकती है। ये सारा सब कुछ किया जा सकता है पर इसमें समय लगेगा। तो इमीडिएटली एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार ने पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी 2005 में, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इस एक्ट के तहत 100 डेज का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा सरकार के द्वारा रूरल एरियाज में लोगों को, जहां पे अगर सरकार फेल होती है काम देने में तो सरकार अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी देगी, और काम जिससे लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़े इस तरह का काम दिया जाएगा। दिस वाज एन इनिशिएटिव अंडर राइट टू वर्क कि लोगों को काम दिया जाए। तो ये कुछ तरीके हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के। ये हमने देखा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर को ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट। अब अगर हम बात करें सेक्टर्स को देखा जाए ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन, तो एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर, एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। कांतार कमल की कहानी के थ्रू पूरा चैप्टर आपको समझाया गया है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में सारी चीजें रेगुलेटेड होती है, गवर्नमेंट के सुपरविजन में होती है, पेड हॉलिडेज मिलेंगे, फिक्स्ड टेन्योर होगा, वर्किंग आवर्स फिक्स्ड होंगे, आपको दूसरी बेनिफिट्स जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, पेड लीव्स हो गया, ये सब कुछ मिलेगा। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर उसी के अपोजिट है, गवर्नमेंट के रेगुलेशन में नहीं है, स्मॉल शॉप्स वगैरह जो आ गई जहां पे एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है वर्कर्स का, कोई पेड लीव नहीं, कोई बेनिफिट्स नहीं, और किसी भी प्रकार का वर्किंग आवर्स टेन्योर कुछ भी फिक्स नहीं होता है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो यहां पे क्लियर कट तरीके से दिख रहा है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर बेहतर है, लेकिन बहुत बड़ा एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जहां पे वर्कर्स काम कर रहे हैं। समस्या में नहीं, समाधान पे फोकस करते हैं, वर्कर्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो जैसे आप देख रहे हैं रूरल एरिया में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर आएगा उसमें लैंडलेस लेबरर्स आ गए, तो इन लैंडलेस लेबरर्स को सीड प्रोवाइड किया जाए, उन्हें सपोर्ट किया जाए, उनका प्रोडक्ट्स खरीद लिए जाए। अर्बन एरियाज में जो पिटी वर्कर्स हैं जैसे रिक्शा पुलर्स वगैरह, तो इन लोगों को सपोर्ट किया जाए किस तरह से कि इन्हें रॉ मटेरियल या फिर जो स्मॉल वर्कशॉप में काम कर रहे हैं लोग, उन्हें रॉ मटेरियल वगैरह टाइमली डिलीवर करवा दिया जाए। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप वर्कशॉप्स में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, छोटे लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं, उन्हें बचा सके। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे लोग कभी-कभी डबल प्रॉब्लम फेस करते हैं। एक तो इकोनॉमिकली भी वल्नरेबल है, साथ ही साथ अगर वो सोशली वल्नरेबल है, जैसे वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करते हैं, तो रिस्क और बढ़ जाती है। चैप्टर आगे बढ़ता है। इन क्लासिफिकेशन के अलावा ओनरशिप के बेसिस पे भी सेक्टर्स को क्लासिफाई किया जा सकता है। एक होता है पब्लिक सेक्टर, एक होता है प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर यानी कि जिसका मालिक सरकार खुद होती है। सरकार क्यों इंडस्ट्री चलाएगी? क्योंकि सरकार को लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना है। यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव नहीं होता है। जैसे आप इंडियन रेलवे को देखेंगे, जैसे आप देखेंगे बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, बिजली प्रोवाइड करना है, तो इसलिए सरकार के द्वारा ओन किया गया सेक्टर पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर यानी कि जहां ओनरशिप एक प्राइवेट प्लेयर के पास होती है, वो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, प्रॉफिट होगा तभी वो दुकान भी चला पाएंगे ना अपनी। तो इस तरह से प्राइवेट ओनरशिप होती है। अब कहीं पर हम देखें कि पब्लिक सेक्टर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? सवाल ये बनता है, तो देखो सरकार जो है ना वो चीजों को रीजनेबल कॉस्ट पे प्रोवाइड करेगी। कोई भी प्राइवेट प्लेयर रीजनेबल कॉस्ट पे प्रोवाइड नहीं कर सकता है, तुमसे ना हो पाएगा। लॉस खाती भी अगर कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करना है, जैसे मान लो कि पीडीएस सिस्टम हो गया जहां पे सरकार 20 रुपए में गेहूं खरीदती है, 2 रुपए में बेचती है, लेकिन सरकार को बेचेगी क्योंकि वो सर्विस मोटिव है। कभी-कभी कुछ सेक्टर्स के ग्रोथ के लिए सरकार के सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां पे बिजली को कम दाम में देना सरकार की नेसेसिटी नहीं, तो प्राइवेट सेक्टर में नहीं चल पाएगा, इसलिए पब्लिक सेक्टर का होना जरूरी है। और कुछ सर्विसेज तो बेसिक है नेचर में, जैसे हेल्थ एजुकेशन, सरकार को इस पे खर्च करना ही पड़ेगा। दिस वाज द होल चैप्टर। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। पूरा चैप्टर आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन। तब तक अपना ध्यान रखो।
रिवीजन चैप्टर है आज हमारे पास में मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट दो डायमेंशन पे चैप्टर को समझेंगे। तो मनी वाली जो पूरी नीड है, तो मनी कैसे एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज किया जाता है। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या क्या है, तो करेंसी, नोट्स, कॉइंस, डिपॉजिट्स विद बैंक्स, और बैंक जो इन पैसों का क्या करता है, तो वो लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक्स। सारी चीजें आपको चैप्टर बताई गई है। अब क्रेडिट की बात करें तो क्रेडिट के डिफरेंट सोर्सेस क्या है, क्रेडिट अलग अलग सिचुएशन में किस तरह से काम करता है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, और फिर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट। इंडिया में जो फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेस उसकी क्या स्थिति है, और इस पूरी क्रेडिट एग्रीमेंट में सेल्फ हेल्प ग्रुप कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, यही सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर किए गए हैं। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर हमारा शुरू होता है मनी की इंपॉर्टेंस को दर्शाते हुए कि अगर आपके जेब में पैसा और आप मार्केट में चले तो आपको जो भी गुड्स चाहिए हाथ रखो, जेब में से पैसे निकालो, सामने वाले को पैसा दो, पैसा इंसान एक्सेप्ट करेगा, आपको गुड्स दे देगा। भाई पैसा हो तो क्या चाहिए। लेकिन समस्या कहां उत्पन्न होती है, जब हम प्राचीन काल में चले जाते हैं, रिवर्स करके आप जाओगे तो आपको समझ आता है कि पहले क्या था। पहले जब मनी का आविष्कार या फिर मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज नहीं किया जाता था, तब ट्रांजैक्शंस होते थे बार्टर सिस्टम के थ्रू। बार्टर सिस्टम यानी कि अगर मान लो मेरे पास गेहूं है और मुझे जूते चाहिए रहेंगे, तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढूंगा जिसके पास में जूते हो और वो गेहूं चाह रहा हो, तो हम दोनों की कोइंसिडेंस मीट करेगी। मतलब डबल कोइंसिडेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन है वेयर अ पर्सन डिजायर्स टू सेल व्हाट एक्जेक्टली विशेस टू बाय। मैं जो बेचना चाह रहा हूं सामने वाला वो खरीदना चाह रहा है, और जब हम हमारे सामान के बदले सामान बदलेंगे तो बार्टर एक्सचेंज होगा। पहले ये स्थिति होती थी। अब इस स्थिति में माना कि पैसे का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन दोनों की नीड्स मिलनी चाहिए थी। अब कभी क्या होता है, इकोनॉमी में मनी का इन्वेंशन होता है, जहां पे क्या है कि आपको कुछ भी सामान चाहिए तो वो सामान आप बाजार में जाके ले सकते हो, बदले में आपको सामान नहीं देना होगा, आप पैसा दे दो। तभी मनी का आविष्कार हुआ था क्या कि आप जूते को पैसे दो। तो इस सेंस में मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का रोल प्ले करने लगा। अब जब मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इस्तेमाल होने लगा तो प्रीशियस मेटल्स, कैटल्स, इनका इस्तेमाल किया जाता है एज अ मनी। फिर मॉडर्न टाइम जब आता है तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी डेवलप होते हैं, जैसे करेंसी। अब करेंसी क्या है, तो पेपर नोट है, लेकिन उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं, फिर भी हम उसे खुश होकर एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज होता है। गवर्नमेंट बोलती है भाई एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, आरबीआई जो हमारी कंट्री में करेंसी को इशू करती है और कोई और ऑर्गेनाइजेशन करेंसी इशू नहीं कर सकती। कोई भी इंसान इंडियन रुपी में इंडिया के अंदर पेमेंट सेटल करने में मना नहीं कर सकता। इस कारण से हमें उसमें कॉन्फिडेंस है। दूसरा मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी होता है डिपॉजिट्स विद बैंक। अब हमारे पास जितना पैसा होता है सारा जेब में ठूस के नहीं घूमते हम, जितना हमारी नीड होती है उतना जेब में रखते हैं, बाकी बैंक में। अब बैंक में रखते हैं, जब हमारी डिमांड होती है तो जाके विड्रॉ कर लेते हैं। तो डिपॉजिट्स विद बैंक भी हमारा पैसा है और हमारी डिमांड पे विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब वो डिमांड डिपॉजिट होते हैं। डिमांड डिपॉजिट एक इंटरेस्टिंग फैसिलिटी भी ऑफर करते हैं, चेक की फैसिलिटी। मतलब हम अपने ट्रांजैक्शंस को बिना कैश के सेटल कर सकते हैं चेक के माध्यम से। एक पेपर होता है जो इंस्ट्रक्ट करता है बैंक को कि भाई साहब मेरे ही अकाउंट से पैसा काटा, जिसके नाम पे चेक में लिख के दे रहा हूं उसे ये पैसा ट्रांसफर कर देना। बैंक जब यहां पे जिक्र हो ही गया तो बैंक क्या काम करता है, काम करने की खुशी में मैं लंच कर लूं। देखो बैंक की लोन एक्टिविटीज को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक के पास में डिपॉजिटर्स पैसा डिपॉजिट करने जाते हैं और उसी पैसे का बैंक अचार नहीं डालता है, बैंक उस पैसे को बोरोवर्स को देता है। बोरोवर्स मतलब वो लोग जिन्हें पैसे की नीड होती है, वो लौटाते भी संभालने नहीं होते हैं। मुझे क्यों? तो इस केस में क्या हो रहा है, बैंक डिपॉजिटर से पैसा डिपॉजिट करता है, बोरोवर्स को लोन देता है। अब बोरोवर्स के ऊपर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है। जैसे अगर 100 रुपए दिए तो बदले में क्या करेगा, 115 चार्ज करेगा। और डिपॉजिटर्स से जो पैसे डिपॉजिट करते हैं उनका पैसा सेफ भी है और उनको एक पैसा ऐड होकर मिलता है। मतलब बैंक डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट पे करता है, लेकिन डिफरेंस होता है इंटरेस्ट चार्ज और इंटरेस्ट पेड में। जो बैंक इन्हें इंटरेस्ट देगा डिपॉजिटर्स को और बोरोवर्स से जो चार्ज करेगा उसमें डिफरेंस होता है। इंटरेस्ट चार्ज इज ऑलवेज हाई एज कंपेयर्ड टू द इंटरेस्ट पेड टू द डिपॉजिटर्स, और जो डिफरेंस अमाउंट रहता है वो बैंक की हो जाती है इनकम। इसी तरह से बैंक अपना घर चलाता है, लंच कंडक्ट करवाता है। इमोशनल डैमेज। इस पूरे साइकिल में इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बैंक उठा के पूरा पैसा लोन नहीं दे देता है। डिपॉजिटर्स ने जितना पैसा डिपॉजिट किया उसका एक स्पेसिफिक शेयर, जैसे कि 15% अभी के लिए, तो इस शेयर को वो अपने पास ही रखता है ताकि डे टू डे ऑपरेशंस को कैरी आउट किया जा सके। मान लो कोई डिपॉजिटर पहुंच गया कि भाई साहब मेरे घर पे पैसे की जरूरत है, पैसा दे दो, अपना ही पैसा लेने पहुंचेगा ना व्यक्ति, तो बैंक उसे वो पैसा दे सके। खैर मनी साइड पर क्रेडिट के ऊपर, क्रेडिट यानी कि सिंपल भाषा में लोन। अभी लोन आप बैंक से डायरेक्ट जाके भी ले सकते हो, मान लिया जैसे मत लेना भाई मेरे को माफ कर दो, मैंने कभी ये और दूसरी चीज ये भी कर सकते हो कि आप सामान भी क्रेडिट पे ले सकते हो, यानी कि सामान ले लिया बोल दिया बाद में पैसा देंगे। तो उधार लेना सही या गलत, दो एग्जांपल है हमारे पास में, वो दो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे पहले सलीम का एग्जांपल बताया गया कि उसने क्या लिया, एडवांस पेमेंट ले लिया, 3000 जूते बनाने की बात करी, रॉ मटेरियल आता है क्रेडिट पे और उसका जूते बनाता है, जूते देता है, जूते दो पैसे लो, पैसा लेता है। और यहां पे देखने को मिलता है कि क्रेडिट ने एक यूजफुल सिचुएशन क्रिएट करी जहां उसके लिए वो प्रोडक्टिविटी निकल के आई। दूसरा केस होता है स्वप्ना का, स्वप्ना भी उधार लेती है, खेती करती है, लेकिन फसल नहीं हो पाती है, फिर अगले साल फिर उधार लेना पड़ता है, वो कर्ज तले दब जाती है, डेट ट्रैप में फंस जाती है, जहां से रिकवरी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो क्रेडिट यूजफुल होगा या नहीं ये डिपेंड करता है द अमाउंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्वड और लॉस के समय कोई सपोर्ट होगा या नहीं। इसीलिए हम देखते हैं कि क्रेडिट में टर्म्स ऑफ क्रेडिट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट यानी कि वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो लोन लेते समय डिस्कस की जाती है, एक एग्रीमेंट बनाया जाता है, सारा पेपर वर्क किया जाता है, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड एक चीज होगी। कोलेटरल यानी कि एसेट जो एक बोरोवर ओन करता है, मैं आपको पैसे दे रहा हूं, आप भाग गए तो बदले में मैं आपसे कुछ सामान गिरवी रखवा लेता हूं कि आप भाग जाओ, ये सामान बेच के मैं अपना पैसा तो निकाल पाऊंगा, उसे कोलेटरल कहा जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मोड ऑफ प्रीपेमेंट मतलब आप पैसे लौटाओगे कैसे, किस्तों में लौटाओगे, लमसम दोगे, घर पे दोगे या फिर दोस्त के घर पे दोगे, कहां दोगे, कैसे दोगे, वो मोड ऑफ प्रीपेमेंट। और इंटरेस्ट रेट में वो सारी चीजें आती है, जैसे कि कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, 100 रुपए के बदले आपसे 110 लूंगा तो 10% इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, तो इंटरेस्ट रेट। एक निंजा टेक्निक है डो को मो इंटरनेट, याद रखने के लिए ध्यान रखना, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, कोलेटरल, मोड ऑफ प्रीपेमेंट और इंटरेस्ट रेट चार्ज, ये सारी चीजें टर्म्स ऑफ क्रेडिट बनती है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट पर्सन टू पर्सन, बोरोवर टू बोरोवर वेरी करती है। जैसे डिफरेंट डिफरेंट जो सोर्सेस ऑफ क्रेडिट है कि अगर आप एक मनी लेंडर से लोन ले रहे हैं वो आपको बहुत इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, कोई कोलेटरल ना मांगे शायद। जैसे अगर आप मान लो कि बैंक में जा रहे हो तो इंटरेस्ट रेट कम लगाएंगे, लेकिन वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन कोलेटरल सब मांगेंगे। सिमिलरली एक जो सोर्स ऑफ क्रेडिट रहता है वो रहता है कि आप जिसका काम कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयर से ले सकते हो पैसा, तो वहां पे क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर होता है तो वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज कर सकता है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट में आपको फंसा सकता है। कोऑपरेटिव से भी आप क्रेडिट ले सकते हो जहां पे आपको कम इंटरेस्ट रेट में मिल जाएगा, टर्म्स ऑफ क्रेडिट जेन्युइन होगी। ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट के हिसाब से डिफरेंट सोर्सेस ऑफ क्रेडिट को दो सेक्टर्स में क्लासिफाई किया जा सकता है, फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट वो सेक्टर जहां टर्म्स ऑफ क्रेडिट बहुत जेन्युइन होती है। एग्जांपल के तौर पे बैंक्स हो गया, कोऑपरेटिव्स हो गया, यहां पे आरबीआई सारी चीजों को सुपरवाइज करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये देखता है कि कितना लोन दिया जा रहा है, किस इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया जा रहा है, सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस को लोन तो नहीं दिया जा रहा है। बैंक को डायरेक्ट करता है कि क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज करना है, बैंक अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट करती है कि हम ये काम कर रहे हैं, तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। वहीं पे इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट की बात की जाए तो वहां आपको देखने को मिलता है कि कोई भाई बाप नहीं है, क्या चल रहा है वहां पे, एक तरह से देखेंगे तो एक्सप्लॉइटेशन, मनी लेंडर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ये सब इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में जाएंगे, जो अपने हिसाब से इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, खूब एक्सप्लॉइट करते हैं बोरोवर्स को, और इसी कारण से कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत बढ़ जाता है। 20 लाख दे, 20 लाख, अबे 20 लाख दे। अब जब बोरोइंग बहुत महंगी है, मतलब कि आप लोगे 100 रुपए बदले में 150 देना पड़ेगा, तो नहीं भैया लेना ही नहीं लोन, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। अब लोन नहीं लोगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होगी, कंट्री में डेवलपमेंट नहीं होगा, जिसने ले लिया वो डेट ट्रैप में फंस जाएगा, तो फिर अगली बार लेने का नाम ही नहीं लेगा। इसीलिए ये नीड है कि चीप और अफोर्डेबल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट कंट्री में इंक्रीज होना चाहिए, यानी कि बैंक्स और कोऑपरेटिव्स अपनी लेंडिंग को बढ़ाएं और गवर्नमेंट इस चीज को पुश करे ताकि कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो और नेशनल डेवलपमेंट हो। इकोनॉमी के लिए भी, बोरोवर के लिए भी, सबके लिए फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट अच्छा है। पर सवाल ये है कि चल क्या रहा है, फॉर्म मत बोलना बहुत मारूंगा। पॉइंट यहां पे ये है, आपको ये देखना होगा कि कौन कहां से लोन ले रहा है। तो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में मेजॉरिटी ऑफ द रिच हाउसहोल्ड है, जो पहले ही वेल ऑफ है, वो एक्सप्लॉइटेशन से बच गए, और जो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है, मेजॉरिटी ऑफ द रूरल हाउसहोल्ड, पुअर हाउसहोल्ड जो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से लोन लेते हैं। क्यों जाते हैं सर रटे में? तो सिंपल सी चीज है, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट मांगता है डॉक्यूमेंटेशन, और वो डॉक्यूमेंटेशन पुअर
रूरल हाउसहोल्ड लोगों के पास में नहीं होता, उनके पास में कोलेटरल नहीं होता है, इसलिए वो इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट से लोन लेते हैं और ट्रैप में फंस जाते हैं। बस पूरी समस्या का समाधान ये है कि बैंक जो है अपनी लेंडिंग बढ़ाए रूरल एरियाज में, और दूसरी चीज ये इंश्योर करे कि सिर्फ रिच और प्रॉफिट मेकिंग लोगों को ही लोन ना मिले, गरीबों को भी लोन मिले। चैप्टर का लास्ट टॉपिक सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर पुअर्स। सिंपल अगर आपको बताऊं तो सेल्फ हेल्प यानी कि खुद की मदद करने के लिए जो ग्रुप बनाए गए हैं। टिपिकल 15 to 20 मेंबर्स एक ही लोकेलिटी में रहने वाले एक साथ आते हैं, जो भी वो सेविंग्स पूल कर सकते हैं, 100 रुपए 50 रुपए 200 रुपए इकट्ठा करते हैं और एक फंड क्रिएट करते हैं और अपने ही मेंबर्स को लोन देते हैं कम इंटरेस्ट रेट पे। मनी लेंडर के इंटरेस्ट रेट से बच गए, जो कोलेटरल का एब्सेंस था उससे भी बच गया, लोन भी मिल गया। बैंक को भी दिखा के चलाते हैं, क्या बोलते हैं कि देखो हमने सेविंग्स करी है, उन सेविंग्स के बेसिस पे हम अपने मेंबर्स के बीच में एक कलेक्टिव पूल क्रिएट करके फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन कर पाते हैं। तो बैंक भी उन्हें लोन देते हैं इस केसेस पे, और मेंबर्स डिसीजन लेते हैं। डिफॉल्ट होने के चांसेस कम रहते हैं क्योंकि सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं, रेगुलर फॉलो अप किए जा सकते हैं। साथ ही साथ ये रूरल बिल्डिंग ब्लॉक भी है। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसमें महिलाएं हैं, तो महिलाएं फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट होती है, वो डोमेस्टिक इश्यूज को डिस्कस कर सकती है, सोशल इश्यूज को डिस्कस कर सकती है, न्यूट्रिशन डोमेस्टिक वायलेंस इन मुद्दों को डिस्कस किया जा सकता है। लास्ट में आप देखेंगे प्रोमिनेंट सेल्फ हेल्प ग्रुप का एग्जांपल है मोहम्मद यूनुस के द्वारा जो ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश स्टार्ट किया गया। दिस वाज द होल चैप्टर। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। तब तक अपना ध्यान रखो। साइनिंग ऑफ दिस रैपिड रिवीजन चैप्टर है हमारे पास में ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। अभी चैप्टर के बारे में क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भैया? कहना यह है कि सीबीएसई ने इस चैप्टर का काम तमाम कर दिया है। कुल मिला के चैप्टर को बहुत छोटा पार्ट आ रहा है, आपको सिर्फ ग्लोबलाइजेशन को समझना है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। दूसरी चीज व्हाट आर द फैक्टर्स दैट एनेबल ग्लोबलाइजेशन, तो टेक्नोलॉजी और लिबरलाइजेशन। इन सारी चीजों को मैं आपको इस शॉर्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में समझाने वाला हूं। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? सिंपल सी चीज है, जैसे आप देखेंगे तो कुछ एजेंट्स हैं, एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, जो क्या है जो एक नहीं अनेक देश में फैली होती है। क्या हो रहा है कि एक देश में प्लांट लगा देंगे, दूसरे देश में प्रोडक्शन कर देंगे, तीसरे देश में हम सामान बेच देंगे, मजे मजे ये हम बना लेंगे। तो उस टाइप की जो कंपनीज होती है जो एक से ज्यादा देशों में रहती है वो मल्टीनेशनल कंपनीज कहलाती है। ये मल्टीनेशनल कंपनीज फॉरेन ट्रेड करती है, यानी कि एक देश में सामान पहुंचा देंगे, वहां से पैसा ले लेंगे, इस देश का सामान उठा के दूसरे देश में दे देंगे, मजे मजे। तो ये जो कंपनीज होती है ये फॉरेन ट्रेड करती है। तो ग्लोबलाइजेशन में मल्टीनेशनल कंपनीज और फॉरेन ट्रेड जो है उससे क्या होता है, आपस में कंट्रीज इकोनॉमीज इंटरकनेक्ट होती है। तो ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन अमंग डिफरेंट कंट्रीज। ये ग्लोबलाइजेशन में मूवमेंट होता है गुड्स का, गुड्स के मूवमेंट के साथ साथ आप देखते हैं पीपल का भी मूवमेंट होता है। यानी कि एक व्यक्ति दूसरी जगह जाता है। अब जब व्यक्ति दूसरी जगह जाता है तो अपने साथ विचार लेके जाता है, अपने साथ अपनी टेक्निक्स लेके जाता है। तो ग्लोबलाइजेशन सिर्फ गुड्स और सर्विसेज का मूवमेंट नहीं है, इट आल्सो इंक्लूड्स द मूवमेंट ऑफ पीपल। यूजुअली लोग क्या होता है बेटर अपॉर्चुनिटीज के टर्म्स में मूव करते हैं, जैसे बेटर हेल्थ, बेटर एजुकेशन और जॉब अपॉर्चुनिटीज। हाउएवर जितना गुड्स और सर्विसेज का मूवमेंट होता है ग्लोबलाइजेशन में, उतना लोगों का मूवमेंट नहीं होता ड्यू टू वेरियस रिस्ट्रिक्शंस। जैसे कोविड आ गया था तो लोगों ने बोला आप मेरे आपका सामान पहुंचा दो आपको, बस उसको भी क्या करते थे, डिसइंफेक्ट कर लेते थे। खैर मूविंग अहेड, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट एनेबल ग्लोबलाइजेशन। हमने ग्लोबलाइजेशन के एजेंट्स को तो समझ लिया। अब ग्लोबलाइजेशन एज अ प्रोसेस को क्या चीजें बूस्ट देती है, तो पहला फैक्टर है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इन द सेंस आप देखेंगे कि जो रैपिड एडवांसमेंट हुआ है टेक्निकल वर्ल्ड में, उससे ग्लोबलाइजेशन और फास्ट हुआ है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल आता है जैसे ट्रांसपोर्टेशन में एडवांसमेंट। अब आप देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन पहले क्या है कि सामान सिर्फ सामान जाता था, एक ट्रक में सामान भर दिया। अब आप देख रहे हो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कंटेनर्स बनाए जाते हैं। वही कंटेनर जो पुरानी हिंदी पिक्चर में आपने देखा जहां पे मूवी का एंड सीन शूट होता था, विलन हीरो की मां को पकड़ के ले जाता था, फिर वहां पे वो उसको 1 2 3 तक गिनता था, वही टिपिकल कहानी। तो कहानी से समझने की जो कंटेनर्स होते हैं ना, इन कंटेनर्स में कैसे ट्रांसपोर्टेशन आसान हुआ कि सामान एक साथ लोड कर दिया जाता था और एक साथ सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता था। ठीक है, तो इसने क्या करा है, इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को यानी कि ट्रांसपोर्टेशन को फास्ट किया। दूसरा एग्जांपल आप देखेंगे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर का डेवलपमेंट। आज से 50 साल पहले इंटरनेट जैसा कुछ नहीं था, आज इंटरनेट के अलावा कुछ नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो अब आप इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन कितना फास्ट कर चुके हो। अब इंटरनेट के थ्रू आप देखते हैं कि ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं। एग्जांपल ये है आपको एक मैगजीन प्रिंट होने का, लंदन में डिजाइन की गई, ईमेल कर दिया, डिजाइन दिल्ली में छप गई, बाय एयर ट्रांसपोर्टेशन लंदन पहुंचा दी गई, उधर से पैसे भी आ गए, सबका काम कंप्लीट हो गया विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये एक फैक्टर है टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको दो एग्जांपल्स दिए गए हैं और आप समझ सकते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। दूसरा फैक्टर जिसने ग्लोबलाइजेशन को एनेबल किया वो है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। इतना बड़ा टाइटल सुन के घबराना मत, सिंपल है, समझाता हूं, पहले कंटेक्स्ट समझो। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। क्या हो रहा है कि लिबरलाइजेशन की जरूरत क्या है, लिबरलाइजेशन क्या है वो हम बाद में समझेंगे। पहले कहानी समझो, जब देश आजाद हुआ तब क्या था भाई साहब, देश के बाहर बहुत बड़े-बड़े कॉम्पिटिटर्स थे। किस टर्म्स में, बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज थी। हमारे देश की जो इंडस्ट्रीज थी वो छोटी-छोटी थी, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स वर जस्ट बडिंग अप। अभी बड़े हो रहे थे ना, तो अब इनको खुला कंपटीशन देते थे तो बड़ी कंपनी खा जाती इनको। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर्स का इस्तेमाल किया। ट्रेड बैरियर्स क्या है, तो हमने अपनी कंट्री के अंदर जो प्रोड्यूसर्स थे उन्हें बचाने के लिए जो बाहर से गुड्स आते थे उन गुड्स के ऊपर टैक्स लगाना चालू कर दिया। तो ट्रेड बैरियर क्या है, टैक्स ऑन द इंपोर्ट ऑफ गुड्स। हम बाहर से जो सामान आएगा उस पे टैक्स लगाएंगे, अगर 5 रुपए का आता है उस पे 5 रुपए टैक्स लगा देंगे, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर्स इतना सस्ता सामान नहीं बना नहीं सकते थे, दे वर जस्ट ग्रोइंग अप। तो हमने सिर्फ कुछ एसेंशियल आइटम्स को अपनी कंट्री में इंपोर्ट होने दिया, ट्रेड बैरियर हमने लगाना इस्तेमाल कर दिया। कब, आजादी के बाद में। तो 1950-60s में ट्रेड बैरियर्स वर वेरी एसेंशियल, ताकि हम अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बचा पाए। और हुआ भी ऐसा कि कुछ ही गुड्स को हम अलाउ करते थे कंट्री में इंपोर्ट करने के लिए, बाकी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स ही प्रोड्यूस करते थे। चलो सिलेक्शन हो गई तुम्हारी, मेरी सिलेक्शन हो गई है। हां मेरी सिलेक्शन हो गई है। फिर क्या हुआ, 1990s आ गया, 40 साल में आदमी बड़ा हो जाता है, ठीक है, हमारी इंडस्ट्रीज भी बड़ी हो गई। तब हमारी गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि अब ओपन कंपटीशन इज एसेंशियल। उससे होगा ये कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर जिनको अभी तक हमने क्या है बहुत पैम्पर करके प्यार से बचा के रखा था, उन्हें जब कंपटीशन मिलेगा तो ये अपनी क्वालिटी एनहांस करेंगे, अपनी क्वालिटी इंप्रूव करेंगे। तब हमने वो जो ट्रेड बैरियर्स थे ना उन्हें रिमूव कर दिया। इनफैक्ट बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे WTO वगैरह जो है वो भी यही चाहती थी कि ट्रेड बैरियर्स वगैरह को रिमूव किया जाए, तोड़ दो सारे बंधन तुम, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो ट्रेड बैरियर्स रिमूव होंगे तभी तो ग्लोबलाइजेशन होगा, तभी तो मिलन होगा, इंटीग्रेशन होगा। तो केस को आपको यहां पे समझना क्या, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि किसी प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस ना हो। ट्रेड बैरियर्स रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे थे, तो रिमूविंग ऑफ ट्रेड बैरियर इज लिबरलाइजेशन। क्या है लिबरलाइजेशन, सिंपल सी चीज कि जब आप ट्रेड बैरियर्स को रिमूव कर देते हो, ठीक है, सो दैट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टेक्स प्लेस, ठीक है, रैपिड इंटीग्रेशन इंटरकनेक्शन, ये ग्लोबलाइजेशन है। इसी मायने में लिबरलाइजेशन इज अ फैक्टर व्हिच इज एनेबलिंग ग्लोबलाइजेशन। तो अब ये लिबरलाइजेशन हमने क्या 1990s में अपनी इकोनॉमी में जो ट्रेड बैरियर्स लगा करके उनको रिमूव करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कंट्री का रैपिड इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ, फॉरेन गुड्स कैन बी इजीली इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड, और हमारे जो लोकल पीपल थे तो उनको एक एडवांटेज मिला कि अब उनको क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इंप्रूव होकर मिलने लगा, ठीक है। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर जब अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करते थे क्योंकि पता है ओपन कंपटीशन में मार्केट में टिके रहना है तो बेस्ट क्वालिटी देना पड़ेगी। तो ये ग्लोबलाइजेशन था, फैक्टर ऑफ ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन थी। दिस वाज द होल चैप्टर। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। इस चैप्टर का फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन